1 अक्टूबर 74 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। 6 पुत्रियां ही हैं। अच्छा, 6 पुत्रियां हैं। और मेरी 4 बच्चियां LLB हैं। हमारे बड़े दामाद जनपद न्यायाधीश हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पौड़ी में हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा। तीसरे दामाद हमारे प्रवीण त्रिपाठी हैं। अच्छा, नोएडा में उनकी फैक्ट्री अच्छा, है। चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, विधि व्यवसाय में। 5वें जो हैं लॉ कॉलेज में वो लेक्चरर हैं। और 6ठे दामाद विजय सीनियर डिवीजन टेहरी। तो मैंडेटरी इंजंक्शन मुकदमे के दौरान नहीं मिलता है। जब किसी के घर पर कोई कब्जा करना चाहता है, घर गिरा देना चाहता है पड़ोसी, तो ऐसे केसेस में उनको एक्स पार्टी इंजंक्शन देना चाहिए। सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सुहृद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुदीर्घ एवं सुविशाल योजनाओं को संकल्पित करता है और उसकी संसिद्धि के लिए लगातार प्रयास करता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यक्ति जो है श्रेष्ठतम उपलब्धि हासिल करना चाहता है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति आज बैठे हुए हैं, यदुनाथ त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं गोरखपुर सिविल कोर्ट में। आपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं और संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है आपके नाम। तो आपसे आज हम बातचीत करेंगे और आपके जीवन के उन छुए अनछुए पहलुओं पर हम पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। विधि के सिद्धांतों पर भी हम बात करेंगे और भी तमाम सारी बातें होंगी। तो तिवारी जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपके माता पिता का नाम क्या है? जी हाँ। और आपका जो मूल स्थान है, जो जन्म स्थान है, वो कहाँ है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा आप बताइए। मेरी माता जी का नाम श्रीमती अशरफा देवी और पिताजी का नाम श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी। अच्छा अच्छा। और मैं मूल रूप से मगहर के पास एक मौजा रंदौली बटिया है, वहीं मैं पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मेरे पिताजी की ननिहाल थी और अच्छा। उनको नेवासा पर वो रहते थे। मूल निवासी है नैनसर के पीपीगंज के पास। पिताजी अध्यापक थे। रिठुआ कोर्स से मैं 6, 7, 8 पढ़ा। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? वही हुई थी सरहरी एक विद्यालय प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आप जो है हाई स्कूल और इंटर? हाई स्कूल मैंने किया बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज। अच्छा अच्छा। वहाँ से मैंने 9 और 10 पढ़ा। इंटरमीडिएट मैंने सेंट न्यूज़ में, तब इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी जो आज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुआ है। तो अच्छा। मैंने 62 में हाई स्कूल किया। 62 से लेकर के 64 तक अच्छा। मैंने सेंट न्यूज़ कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और वहीं से 64 से 66 2 वर्ष का बीएससी का कोर्स था, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अच्छा अच्छा। विधि स्नातक आपने? हाँ, विधि स्नातक। इसके बाद 66 के बाद मेरा 1 साल गैप हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। अच्छा। तो उस कंपटीशन में नहीं आ सके, तो साल भर हम टीचर हो गए। अच्छा, टीचर हो गए? हाँ, आनंद नगर में, जो कि गोरखपुर जनपद में आज तो नहीं, आज तो महाराजगंज में हो गया, लेकिन मैं आनंद नगर में साल भर आज बीएससी होने के बाद टीचर हम हो गए। फिर मैं आकर के एमएससी किए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद एमएससी आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। 66 में बीएससी मैंने किया और 66-67 पढ़ाए और 67 में यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और वहाँ से 69 में मैंने एमएससी किया। अच्छा, एमएससी करने के बाद फिर आप फिर मैंने एमएससी करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापन किया, इंद्रसना इंटरमीडिएट कॉलेज बालापार। अच्छा। जो गोरखपुर से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारी छावनी से 6-7 किलोमीटर की दूरी। तो उसमें हमारी एक योजना थी। अच्छा। कि मैं मंडे को घर से आता था और रोज़ शाम को गोरखपुर आकर के हम यहाँ लॉ की पढ़ाई कर लेते थे सेंट न्यूज़। अच्छा, इवनिंग क्लास? इवनिंग क्लास। अच्छा। और सैटरडे को मैं जनरली चला जाया करता था स्कूल से ही अपने घर पर। संडे रहते थे घर पर, फिर मंडे को आकर के क्लास अपना पढ़ाते थे और फिर आकर के यहाँ हम शाम का क्लास अटेंड करते थे। अच्छा। तो जब आप विधि के तरफ अग्रसर हुए जी, तो क्या ये आपकी स्वतः स्फूर्त भाव से आप गए या पिताजी की इच्छा थी या दोस्तों की? इसका एक छोटा सा इतिहास है। जब मैं सेंट न्यूज़ में ग्रेजुएशन कर रहा था, अच्छा, तो मेरे इस छावनी पर, जो मैंने बताया सरहरी का मौजा महाराजगंज टोला देवपुर है, अच्छा, यहाँ एक मुकदमेबाजी शुरू हो गई हमारे बगल वाले पड़ोसी से, एक चटाई की ज़मीन का मुकदमा। तो वो मुकदमा गोरखपुर में चलता था और मेरे पिताजी के जीवन का वो पहला मुकदमा था।
तो पैरवी करने आते थे, और सेंट्रल न्यूज चूँकि कचहरी के बगल में पड़ता था कलेक्ट्रेट में, तो मुझे उसकी पैरवी करनी पड़ती थी। तो वहाँ पैरवी में कोर्ट का आप जानते ही हैं 10:30-11 से कोर्ट शुरू होती है, कब डेट पड़ेगी कोई ठिकाना। तो मैं अपने पढ़ाई के दिनों में भी मैं कचहरी पिताजी के साथ या देखने के लिए जाया करता था। वहीं से मुझे वो प्रेरणा मिली कि क्यों मैं भी न वकील बनूं। मैं कलेक्ट्रेट में अपनी प्रैक्टिस किया पंडित प्रसिद्धनाथ उपाध्याय के साथ, क्योंकि वो मेरे गांव के तरफ के रहने वाले थे, वहाँ किया। अच्छा, प्रसिद्धनाथ उपाध्याय आपके सीनियर थे? हमारे सीनियर कलेक्ट्रेट में वही तो थे। वो सिविल के ही एडवोकेट थे? नहीं, वो एक्चुअली रेवेन्यू प्रैक्टिशनर थे, क्योंकि कलेक्ट्रेट में बैठते थे। तो फिर आप जब कलेक्टर इसमें सिविल मैं बता रहा हूँ, उसका भी थोड़ा सा इतिहास है जी। तो हम इनके साथ बैठने लगे और इतना संबंध उनसे अच्छा बन गया, काम भी मुझको मिलना पड़ा। मैं मेहनती था, मैं दावा वगैरह हाथ से नकल करके लिख डालता था। तो मैं 5 साल तक रहा। एक बार हमको दीवानी कचहरी जाने का मौका मिला, तो वहाँ के वकीलों ने कलेक्ट्रेट वालों को इन्फीरियर जानते हो कहा। तो मैंने उपाध्याय जी से कहा कि उपाध्याय जी क्या हम लोग नहीं सिविल कोर्ट में बैठ सकते हैं? तो कहे क्यों नहीं। तो वो आए सिविल कोर्ट में, वही सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पूर्वी पश्चिमी बरामदे में और पूर्वी बरामदे में हुआ। अच्छा। एकदम जो 2 बरामदे हैं ना, पूर्वी बैठना शुरू किए। और वहीं से सिविल कोर्ट का मेरा कोई गुरु सिविल प्रैक्टिशनर नहीं मिला, लेकिन मैं अपने रुचि से पंडित रामदास धरदुबे के वहाँ जाया करता था। यदि कोई केस हमको नया मिलता था, आपने उनको एक गुरु बिल्कुल मैंने एकदम कल्पना किया, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। तो कोई मौकिल मिलता था तो भले ही ना हमको फीस दे, उनकी फ़ीस लेके हम सुबह 6 बजे जाते थे, दावा उनसे बनवा लेते थे। और अगर किसी केस में हम प्रतिवादी रहते थे तो उनसे मैं जवाबदेही बनवा ले, और वो हमको बहुत मानते थे। जिस मकान में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपनी ले रहे हैं मेरी, मैं यहाँ वो इसका जब गृह प्रवेश था 30 जुलाई 82 को, तो पंडित जी आए थे। 31 मई 74 को कचहरी में बैठा और 1 अक्टूबर 74 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। चाणक्य ने तो एक जगह लिखा है जी, सिंह देकम बका देकम शिक्षेत चतवार को कुटात वाय 7 पंच शिक्षेत खट स्वान तृण गर्दभात, कि सिंह से 1 गुण, बकुले से 1 गुण, गधे से 3 गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण और कुत्ते से 6 गुण, ये टोटल 20 गुण होते हैं। तो 20 गुण अगर कोई आत्मसात कर लेता है, शासक के लिए उसने कहा था, तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो उसमें जो आपने सीखने की प्रवृत्ति और परिस्थिति का जो गुण है वो बकुले में होता है। उसने लिखा है कि जो इंद्रियाणाम संयम्यम वकवत पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कारण साधते। तो देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति को काम करना चाहिए, और आपने वही किया। मैंने वही किया। देश काल और परिस्थितियां आपको बाध्य कर दें, और मुझे उसके हिसाब से आप फिर भी संतोष नहीं हुआ। सुनिए, जब मैंने वकालत शुरू की तो मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, वकालत शुरू भी कर दिया था, लेकिन मैंने कहा, नौकरी भी मैं करके आया था। हमने कहा हो सकता है कि वकालत में न कुछ हमको मिले, और मैं टीचर रहा हूँ, वेतन हमको मिलता था, तो मैंने LLM ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बाद भी पढ़ाई 74 में मैंने ब्रेक नहीं आने दिया। यहाँ मैं वकालत शुरू किया, जुलाई 74 में मैं LLM यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। अच्छा, लेकिन तो मान लीजिए आप लॉयर हो गए, आप एडवोकेट हो गए। हाँ। और एडवोकेट होने के बाद होता है ना कि जब कोई व्यक्ति एक व्यवस्थित जीवन शुरुआत कर देता है, तो गार्जियन जो है फिर उसके दाम्पत्य जीवन की बात सोचने लगते हैं। तो शादी आपकी कब हुई? शादी मेरी 3 जून 1969 को हुई। अच्छा, पहले ही हो गई? मैं MSc की परीक्षा दिया था फाइनल की। अच्छा, 69 में, तभी मेरी शादी 69 में 3 जून 69 को आने वाला है। अच्छा, मान लीजिए 31-54 साल हो जाएगा 3 जून को। अच्छा। तो मैंने LLM भी ज्वाइन किया। तो LLM इस तरह से पढ़ते थे, लेकिन फिर कचहरी में काम करना बहुत दिक्कत होती। 7-8 महीने में पढ़ा। तो पत्नी आपकी हाउस वाइफ है या कहीं से? मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, कक्षा 8 पास होकर के आई थी। लेकिन हमारे यहाँ आकर के मेरे बड़े भाई मेरे बड़े भाई प्रिंसिपल थे। अच्छा, JP इंटर कॉलेज कैंपियरगंज में। तो आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। बहन 4 हैं। अच्छा, 4 बहन और 4 भाई। हाँ। अच्छा, तो आपके लड़के कितने हैं? मेरे लड़के नहीं है, मेरे 6 पुत्रियां ही हैं। अच्छा, 6 पुत्रियां हैं। और मेरे पिताजी की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी से कोई संतान नहीं था, माताजी की डेथ हो गई। पिताजी की दूसरी शादी हुई, उससे 1 पुत्र पैदा हुए। यहीं बेलादार एक गांव पड़ता कौड़ी राम के आगे। अच्छा। तो वो 6 महीने के ही थे, तभी उनकी मदर भी चल बसी। अच्छा। लेकिन वो आज भी जीवित हैं। करीब उनकी उम्र 85-86 साल की है।
वो रेलवे में एम्प्लॉय भी थे। रिटायर होने के बाद हमारी छावनी पर वो रहते हैं घर पर, वही एक व्यक्ति रहने वाले हैं घर पर। और तीसरी शादी से हम लोग 3 भाई, रघुनाथ त्रिपाठी, यदुनाथ त्रिपाठी, दीनानाथ त्रिपाठी, और 4 बहनें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके सब बच्चियों की शादी हो गई? हमारी 6 बच्चियों की शादी हो गई। तो आपके जो दामाद हैं सब आपके पेशे से ही जुड़े हैं या? नहीं, हमारे बड़े दामाद तो इस समय जनपद न्यायाधीश हैं। अच्छा। बड़ी लड़की भी बड़ी फतेहपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ी बेटी भी क्या नाम है उनका? राजेश्वर शुक्ल। अच्छा। दूसरे नंबर पर? दूसरे शुक्ल पर ये कंचन त्रिपाठी थी, इसकी शादी यहीं की है गोरखपुर शहर में। अच्छा। भारत भूषण पांडे से। वो अभी पौड़ी में हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा। फैमिली जज हैं वह। अच्छा। तीसरे दामाद? तीसरे दामाद हमारे प्रवीण त्रिपाठी हैं। अच्छा। नोएडा में उनकी फैक्ट्री है। बिजनेसमैन हैं? बिजनेसमैन है। अच्छा। चौथे? सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। अच्छा। वो भी जज की परीक्षा दिए, हर बार रिटर्न क्वालिफाई किए, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सके। अच्छा। वो विधि व्यवसाय में है क्या? वो विधि व्यवसाय में, और उनकी अच्छी वकालत हो गई है 4-5 वर्ष से। 5वें जो हैं वो भी LLM है। वो भी कई बार HJS की भी परीक्षा वो क्वालिफाई किए, लेकिन इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हो पाए। अच्छा। कोई बात अभी वो जारी होगा? नहीं, अभी प्रयास तो जारी है, लेकिन वो एक डिग्री कॉलेज में, लॉ कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, लॉ को पढ़ाते हैं। पिताजी उनके जनपद न्यायाधीश रहे हैं। छठे दामाद क्या करते हैं? और छठे दामाद यहीं खजनी के हैं, वो सिविल जज सीनियर डिवीजन। अच्छा। वो कौन जगह है जी? वो टेहरी। अच्छा। वो भी उत्तराखंड में ही है? उत्तराखंड में। यानी 2 दामाद आपके उत्तराखंड में है, और एक यूपी में है। तीनों बीच से अटैच्ड है। और एक तो यानी सारी बच्चियां भी मेरी 4 बच्चियां LLB हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो फैक्ट्री वाले हैं उर्वशी, ये MA इंग्लिश से है। अच्छा। और ये जो 5वीं शादी किए हैं वो MA इकोनॉमिक्स से, 5वीं नहीं 4थी। अच्छा। जो वकील है MA इकोनॉमिक्स से। अच्छा। और मेरी 5वीं पुत्री जो है वो भी LLM है। विधि के क्षेत्र में जी, जब कोई लड़का जी विधि व्यवसाय के लिए आता है जी, तो क्या कितना जरूरी है किसी सीनियर का सानिध्य हो ग्रहण करें? सीनियर का सहयोग इतना के लिए है कि अगर कोई लीगल डिफ़िकल्टी आती है उसको सीखने में, तो वो उसका निराकरण कर देते हैं प्रैक्टिकली। किस तरह से वकालत करते हैं, किस तरह से मोकिलों से डील करते हैं, अदालत में किस तरह से जा कर के अपने बात को रखते हैं, अदालत कुछ कहती है तो उसका क्या रिस्पांस करते, इन सब चीज़ों के लिए शुरू में सीनियर के साथ रहना आवश्यक होता है। अधिवक्ताओं से जुड़ी एक और बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एडवोकेट्स एक्ट बना 1960 में और 61 में इन्फोर्समेंट हुआ। जी हाँ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की जो सदस्य संख्या थी उस समय 25 थी। जी हाँ। आज जो है उस समय अधिवक्ताओं की संख्या भी बहुत कम रही होगी निश्चित रूप से। तो उस समय 25 संख्या निर्धारित की गई थी। जी हाँ। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए। हाँ। अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। तो ऐसे में प्रत्येक जिले से बार काउंसिल का एक मेंबर निर्वाचित हो, कहाँ तक आप इससे? मैं इसका एकदम पक्षधर हूँ कि हर जनपद से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बार काउंसिल में, और इसके लिए है कि उस नियम में, एडवोकेट्स एक्ट में, उससे संबंधित जो नियमावली है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और हर जनपद से बार काउंसिल का एक सदस्य का विधान होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे सबका रिप्रेजेंटेशन वकीलों का हर जिले का ठीक से हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा, इसी तरह की एक और समस्या आती है, जैसे लगातार रजिस्ट्रेशन, जो नए लड़के आते हैं विधि व्यवसाय करने आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भरकम फिर फीस बार काउंसिल में इस पर भी चेक लगना चाहिए, और इसको नियम बना करके इसको जैसे जब बार एसोसिएशन में कोई इनरोल्ड होता है तो 1500 रुपये की फीस होती है। बार एसोसिएशन में जैसे मान लीजिए गोरखपुर की अगर हम बात करें तो 5-6 हज़ार अधिवक्ता हैं, तो 5-6 हज़ार की अधिवक्ता में अगर 1500 रुपये लेकर के इनरोल्ड किया जा सकता है, तो 4 लाख एडवोकेट्स स्टेट लेवल पर हैं, तो बार काउंसिल को तो उससे भी कम पैसे में रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। तो 4 लाख लोगों की व्यवहारिक पक्ष नहीं बार काउंसिल सोचती है। और यहाँ जो आपने कहा कि
1000-1200 में हो जाता है सिविल कोर्ट मेंबरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना भी नहीं है और कम है, बहुत कम, आज भी कम है। आज भी कम है। हाँ, हम लोग तो बहुत, हम जानते 5 रुपये 10 रुपये ईयरली है। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफ टाइम का आप बन जाते हैं तो एक फिक्स अमाउंट है, उसी पर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके तुलना में भी वो फीस जो बार काउंसिल की वो हो, बहुत ज़्यादा है। जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ना, जी हाँ, जैसे उनकी बात, जैसे हम अधिवक्ता बन जाते हैं तो अधिवक्ता हितों की बात तो करते हैं, जी हाँ, लेकिन अधिवक्ता बनने वाला उसकी बात कौन करेगा? वहाँ जहाँ शुरुआत होती है, जो लड़के लाभ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आखिर कौन लड़ाई लड़ेगा? उनकी भी लड़ाई की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए भी जो है काम हाँ, करे। हमारे परिवार में एक सदस्य आ रहा है तो आने लायक रहे, इसके लिए हम लोग का हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सशक्त प्रयास हमारा होना चाहिए। अब हम विधि के सिद्धांतों पर आते हैं। जैसे चूंकि आप दीवानी मामलों के अधिवक्ता हैं, हाँ। दीवानी मामलों में जैसा आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैं अध्ययन कर रहा था कि जैसे जो व्यादेश की बात आती है, हाँ, जो स्टे की बात आती है, तो इसमें हमने देखा कि जो अस्थायी व्यादेश, मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अस्थायी व्यादेश ही सीपीसी के अधीन जो है ये गवर्न होता है। बाकी के अस्थायी व्यादेश या निषेधात्मक और समादेशात्मक, ये जो सारे व्यादेश हैं, ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है ये गवर्न होते हैं। व्यादेश को इंजंक्शन कहते हैं। बिल्कुल। इंजंक्शन 2 तरह का होता है, एक टेम्पोररी होता है और एक परमानेंट होता है, परपीचुअल। टेम्पोररी इंजंक्शन यह है जो किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए हो, जैसे मुकदमा जितने समय तक चल रहा है उस अदालत में, तब तक के लिए जो होता है उसको टेम्पोररी इंजंक्शन कहते हैं, जिसको सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 में व्यवस्था दी गई है। अच्छा। लेकिन निषेधाज्ञा भी 2 तरह की होती है। एक तो यह होती है कि आपको किसी कार्य को करने से रोक दिया जाए। अच्छा। यह प्रोहिबिटरी टेम्पोररी इंजंक्शन कहलाता है। एक होता है मैंडेटरी, कि अगर विपक्ष ने कोई कार्य कर लिया तो उसको कर लिया, जब केस फाइनली डिसाइड होगा तो उसको आदेश दिया जाएगा कि ये जो आपने इलीगल काम कर लिया है उसको इतने अवधि के अंदर हटा लें, गिरा लें, डिमॉलिश कर लें, और अगर नहीं करेंगे तो इसको कोर्ट से एग्जीक्यूट करके गिरवा दिया जाएगा। अच्छा। तो यह मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाता है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन मुकदमे के दौरान नहीं मिलता है, जब केस डिसाइड होगा तभी मिलेगा। लेकिन स्पेशल केसेस कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है। जैसे कि दावा दाखिल हुआ कि इस पर्टिकुलर लैंड में आप ना कोई निर्माण करें और आप कर लिए और करते जा रहे हैं, तो कोर्ट चाहे तो उस स्टेज पर भी मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करके कह सकती है कि जो आपने बनाया अब आगे ऑनवर्ड्स इसको कुछ आप निर्माण न करिए। जब अस्थायी व्यादेश की बात आती है तो न्यायालय अक्सर जो इसमें व्यवस्था बनाई गई है उसमें जैसे सुविधा का संतुलन, अब मैं बता रहा हूँ, और सद्भाव पूर्वक विवाद, बिल्कुल, ये क्या है जो है स्टे और इंजंक्शन में भी बिल्कुल जनरली लोग, कॉमन मैन कहता है स्टे को ही इंजंक्शन मान लेता है कि स्टे का दावा कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। स्टे और इंजंक्शन में, स्टे में जब कोई ये भी अपने आप में यूनिक चीज है ना कि स्टे क्या है और इंजंक्शन क्या है, अंतर है थोड़ा सा। जैसे कोई हायर कोर्ट है वो आदेश करती है कि लोअर कोर्ट में कार्यवाही ना चले, तो उसको कह देते हैं कि जब तक यह मुकदमा है तो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। अच्छा। यानी किसी कार्य में जो हो गया उसको स्टे कर दिया जाता है। और इंजंक्शन है कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं उसको रोक दिया जा, मत करिए, इंजंक्ट कर दिया जा, मना, तो यही प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है। और आपने और एक चीज़ पूछी बड़ी, ना कर दिया, जैसे स्टेटस को जो होता है। हाँ, देखिए इस पर अथॉरिटीज बहुत आई हैं। अच्छा। कि पहले स्टेटस को भी कर दिया जाता था, मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष को निषेधित कर दिया जाता कि जो रूप बना हुआ है डिस्प्यूटेड संपत्ति लैंड की, मकान की, जो जैसे है वैसे ही बना रहे। अच्छा। यानी पार्टी तो ये क्या है, ये स्टे है, ये दिस इज आल्सो, ये देखिए है तो इंजंक्शन है। अच्छा। क्योंकि स्टेटस को बनाए रखने का मतलब है न आप कुछ करिए न वह कुछ करे, यानी जिस स्वरूप में है डिस्प्यूटेड लैंड या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसी रूप में बनी रहे। तो स्टेटस को इज आल्सो एन इंजंक्शन। लेकिन बाद में रूलिंग आई कि स्टेटस को का कोई माने नहीं है, क्योंकि ये एनी थिंग टू एनी पार्टी 1985 LJ पेज 1017 पर एक रूलिंग आ गई कि इंजंक्शन शुड बी नॉट ग्रांटेड इन फॉर्म ऑफ स्टेटस को।
अच्छा। लेकिन फिर आया कि अगर मुकदमे के दौरान कोई मौके की रिपोर्ट आ गई है, जैसे सिविल कोर्ट अमीन गया है, वकील कमिश्नर गया, वो बता दिया है कि इसका क्या स्वरूप है, कितने इसमें क्या क्या निर्माण है, अगर यह आ गया और उस रिपोर्ट को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन करके कंफर्म कर दिया, तो उस स्टेज के बाद से स्टेटस को का भी इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। अच्छा। क्योंकि यह नियम है कि मुकदमे के दौरान कोई भी पक्षकार जो दशा है उसकी बदले है। तो स्टेटस को में जैसे अगर कहीं किसी संपत्ति पर स्टेटस को है, तो वहाँ उसके मरम्मत का अधिकार बना रहता है, उसके साफ सफाई का अधिकार विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन इस तरह के आर्डर बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस बनाने के आड़ में परमिशन ले करके वो पक्ष क्लेम करता कि हम मालिक नहीं होते तो हमको क्यों इजाज़त मिलती। तो इसमें केरला हाई कोर्ट की 1972 की एक रूलिंग है। अच्छा। कि दियाना गोरखपुर का ये रिपोर्टेड केस है, मुंशी बांस गांव के यहाँ था। अच्छा। तो कहा नहीं, अगर हम किसी को परमिशन दे देते हैं बदलाव करने का स्टेटस को के दौरान, तो वह उसको अपनी टाइटल मान करके मुकदमा लड़ने सकता है, उसका मिसयूज होता है, क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ होती है टेम्पररी इंजंक्शन की। अच्छा। और इक्विटी उसी को पाने का हकदार है जो इक्विटी करे दूसरे के साथ। तो अगर आप खुद गुड फेथ में नहीं आ रहे हैं तो आपको इंजंक्शन के एंटाइटल्ड नहीं है। इसीलिए उसके 3 मूल इंग्रेडिएंट्स हैं: प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रेपरेबल लॉस। और सुविधा का संतुलन। और सुविधा का संतुलन है, कोर्ट करती है जब इंजंक्शन ग्रांट करती है कि अगर मैं इंजंक्शन दे देता हूँ तो कहीं दूसरे पक्ष को असुविधा तो नहीं हो जाती है। अच्छा। या इंजंक्शन नहीं ग्रांट करते हैं तो जो आया है दावा करने उसको तो असुविधा नहीं होती है। तो ये ना ग्रांट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, जज जो है वो अपने ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड उसके आधार पर देखता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहती है उसके आधार पर देखता है। और जनरली इंजंक्शन तो एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट पर ही डिसाइड होता है, लेकिन प्राइमा फेसी इन चीज़ों को भी देता है। तो अगर प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रेपरेबल लॉस, ये 3 बातें, 3 चीज़ें हैं, अगर तीनों साबित हो करता है तो वह पक्षकार एंटाइटल्ड है टू गेट टेम्पररी इंजंक्शन। और टेम्पररी इंजंक्शन इसको क्यों कहते हैं? ये मुकदमे के दौरान ही तक इसकी लाइफ है। अगर मुकदमा डिसाइड हुआ फाइनली, चाहे खारिज हुआ चाहे डिक्री हुआ, तो यह टेम्पररी इंजंक्शन इट विल कम टू एन एंड। अस्थायी आदेश की अवहेलना का क्या परिणाम है? हाँ, ये इसमें एक आर्डर 39 रूल 2A CPC बना हुआ है कि अगर कोई डिसओबे करता है, इंजंक्शन ऑर्डर है और डिसओबे कर रहा है, उसको न मानते हुए कोई फिर निर्माण शुरू, तो उसी अदालत में ये एप्लीकेशन पड़ती है कि साहब हमारे इनके मुकदमा चल रहा था, अमुक तारीख को यह इंजंक्शन मिला हुआ है, उसको यह डिसओबे करके, वायलेट करके ये निर्माण कर रहे हैं, इस नाते इनको सिविल प्रिजन में भेजा जाए और इनको दंडित किया जाए। और जो निर्माण इन्होंने इंजंक्शन के बाद कर लिया है उसको गिरवा करके फिर स्टेटस को एंटी, अच्छा, मानो स्टेटस को एंटी का मतलब जो उस दिन पहले शुरू में था वही स्थिति कर दिया जाए। और जब एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट करेंगे तो प्लेंटिफ को डायरेक्ट करेंगे कि आप इंजंक्शन ग्रांट होने के तुरंत बाद बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इस इंजंक्शन ऑर्डर की सूचना अच्छा, विपक्ष को दें और कोर्ट में उसकी एक कॉपी दाखिल करें कि हमने सूचना दे दिया, और एक एफिडेविट दीजिए कि यह कार्य मैंने कर दिया है। अच्छा। अब वो विपक्ष आता है, जब हाजिर होता है तो उसको यह राइट भी है कि इस एक्स पार्टी इंजंक्शन को आर्डर 39 रूल 4 CPC के तहत उसको वेरी करा सकता है, मॉडिफाई करा सकता है, सेट असाइड करा सकता है। अगर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मिसलीड करके ले लिया गया है, फर्जी कागजों को लगा करके ले लिया गया, तो कोर्ट को पावर है कि अपने प्रीवियस इंजंक्शन ऑर्डर को वह सेट असाइड कर सकती है। जैसे पहले बड़ा आसानी से स्टे मिलता था किसी मामले में, आज वो बड़ा जो है जजेज के पार्ट पर, यह मैं कहता हूँ वो अपनी ड्यूटी को जिस तरह से लीगली एक्सरसाइज करना चाहिए था नहीं करते हैं। वो एक ट्रेंड बना लिए हैं, इशू नोटिस और एक लाइन लिखते हैं कि बिना विपक्ष को सुने एक तरफा इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है, और इशू नोटिस करके ऑब्जेक्शन डिस्पोजल के लिए डेट लगा दें। लेकिन जज को विचार करना चाहिए, हर केस में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो डिजर्विंग केस हो
किसी के घर पर कोई कब्जा करना चाहता है, घर गिरा देना चाहता है पड़ोसी, तो ऐसे केसेस में उनको एक्स पार्टी इंजंक्शन देना चाहिए। जजेज को यह भय रहता है कि अगर मैं एक्स पार्टी इंजंक्शन दे दूंगा तो यह लोग कहेंगे कि अदरवाइज मैंने दिया है कि कुछ दूसरे तरह से प्रभावित, इस भय से के वजह से भी वो एक्स पार्टी इंजंक्शन नहीं देते हैं कि मेरी छवि ईमानदार की बनी रहेगी। बाद पद पर मैं आना चाहूँगा, इशू है क्या? हाँ, कोई विवाद आया जज के सामने तो उसमें मूल विवाद को डिसाइड करने के लिए जो बिंदु होते हैं उसी को इशू कहते हैं। किसी ने दावा दाखिल किया कि यह चीज़ मेरी है, प्रतिवादी कह रहा मेरी है, तो एक इशू बनेगा क्या इसका मालिक वादी है या प्रतिवादी है। और इसके अलावा लीगल चीज़ें होती हैं कि साहब ये दावा कालबाधित है, अच्छा, कोर्ट फीस नहीं दी गई है, इस अदालत को जहां दावा दाखिल किया गया इसको ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये सब लीगल इशूज कहती है, इशू ऑफ लॉ। अच्छा, तो प्रैक्टिस में आदेश 14 नियम 1 के तहत इशूज को फ्रेम किया जाता है और इन्हीं इशूज पर एविडेंस ली जाती है। कोई मुकदमा केवल लॉ के ही इशू पर एकदम फाइनली ख़त्म हो जाता है तो कोर्ट इसको प्रिलिमिनरी इशू बना करके पूरे मुकदमे को भी खारिज कर सकती है। अच्छा, जैसे मान लिया किसी कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, बस्ती जिले का मामला है, गोरखपुर में लाके आप दाखिल कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जुरिसडिक्शन ही नहीं तो क्या आगे देखेगी, तो इसी पॉइंट पर खारिज कर देगी या प्लेंट को रिटर्न कर देगी कि ले जाइए इसको जहाँ जुरिसडिक्शन है वहाँ दाखिल करिए। अच्छा, एक्स पार्टी मामलों में इशू, हाँ नहीं, वहाँ तो इशू तो बनती है जब दोनों तरफ से आ जाती है, दावा रहता है और प्रतिवादी जवाबदेही दाखिल करता है, तो इशूज एराइज फ्रॉम प्लेंट एंड WS। बाद पद का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। गीता में आया है ये चीज, मैंने पढ़ रहा था कि उसमें आया है कि पौनः पौतामस्म रामः शस्त्र भी था वहम झसाड़ाम मकरश्चाम स्रोत साम अश्व जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहन अर्जुनम आध्यात्म विद्या विद्या हम बाधः प्रोदतामहम। आया है इसमें कि मैं तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो है बाद पद हूँ। भगवान ने कहा, भगवान ने वहाँ जो है गीता में इस चीज को अर्जुन से कहा है, बिल्कुल अर्जुन से कहा है उन्होंने। हमारा अध्यात्म बहुत ही रिच है, हमारे जो ग्रंथ है वह बहुत रिच है, उन्हीं से ये सब सारी चीजें। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैविएट के बारे में जानना चाहूँगा, कैविएट क्या है, इसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को एकदम। कैविएट जो है, कैविएट का असली माने बता रहा हूँ, वैसे तो CPC में इसकी व्यवस्था है, हाँ 148 है ए धारा 148A यानी जरिए अमेंडमेंट ये आई है। अच्छा, कैविएट एक सूचना होती है, अच्छा, किसको, विपक्ष को, अच्छा, कोर्ट के माध्यम से। देखिए विपक्ष को सूचना तो आप नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से एक सूचना होती है कि यदि कैविएटर के विरुद्ध कोई वाद न्यायालय में लाया जाता है तो उसमें बिना कैविएटर को सुने हुए दूसरे पक्ष को कोई इंजंक्शन या कोई भी रिलीफ ना दिया जाए। अच्छा अच्छा, जो आपके खिलाफ आपको संभावित एक दावा करेगा तो कैविएट की एक कॉपी बाई रजिस्टर्ड पोस्ट AD आप भेज देंगे और वो पोस्टल रसीद कैविएट के साथ लगाएंगे, तब कैविएट इंटरटेन होगा। बिल्कुल, और कैविएट पर भी कोर्ट फीस है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ दी प्रॉपर्टी, में जिस संपत्ति के संबंध में दावा होगा उसके प्रॉपर्टी के अनुसार आपको, लेकिन वो फिक्स है 6 रुपये 25 पैसे और 12.5 रुपये है। अच्छा, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न क्या जितना उनका पेकुनियरी जुरिडिक्शन है, जैसे आज के दिन 25 लाख है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, 25 लाख के ऊपर है सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो एक ही व्यक्ति को अगर यह संभावना हो कि दोनों जगह दावा हो सकता है तो उसको कैविएट दोनों अदालतों में दाखिल करना चाहिए। और इस कैविएट की उम्र होती है 3 महीने, 3 महीने या 90 दिन, वही 90 दिन है, 90 डेज है। ये सवाल उठता है, नहीं बिल्कुल नहीं, 3 मंथ्स नहीं है, 90 डेज, क्योंकि मंथ्स में फरवरी 28 या 29 की भी हो जाए, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, तो इस नाते टू अवॉइड दैट सिचुएशन 90 डेज है। इसकी लाइफ 90 डेज होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कैविएट। आफ्टर 90 डेज ऑटोमेटिक यह बेकार हो जाएगा। स्थगन को लेकर के तमाम सारे विवाद उठते रहते हैं। बिल्कुल। और 1999 में एक संशोधन आया कि जिसमें ये निर्धारित किया गया कि 3 बार से अधिक, वो आज भी है। अब जो है 99 वाला अमेंडमेंट तो टर्न डाउन कर दिया गया। अच्छा,
3 बार वो अमेंड पूरा सीपीसी का अमेंडमेंट है 1999 वाला। अच्छा। वो खत्म। अब 2002 में अमेंडमेंट आया। अच्छा। जो 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ। तो उसमें यह है कि फाइनल हियरिंग जिसको गवाही वाला करते हैं। अच्छा। कि एक ही पक्षकार को 3 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये फाइनल हियरिंग के लिए है टोटल? हाँ ना, टोटल के लिए नहीं। अच्छा, और स्टेजेज पर नहीं है, ये फाइनल हियरिंग। ये कंफ्यूजन रहता है ना, नहीं तो लोग नहीं जिनको जो है जो नए लड़के हैं नहीं उनको बिल्कुल नहीं कि 3 एडजर्नमेंट से नहीं। अब मान लीजिए टेम्पोररी इंजंक्शन की दरखास्त की सुनवाई चल रही है, बिल्कुल। तो आप कह दिए साहब आज हम नहीं कर पा रहे हमारे वकील साहब, फिर कह दिए फिर, तो उसके लिए नहीं है। अच्छा, ये आर्गुमेंट लेवल पर है, फाइनल हियरिंग। आर्गुमेंट के पहले फाइनल। सिविल केस के स्टेजेज होते हैं फाइलिंग ऑफ प्लेंट, उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटेन स्टेटमेंट, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इशूज, इसके बाद डिस्पोजल ऑफ प्रिलिमिनरी इशूज, देन फाइनल हियरिंग स्टार्ट्स। फाइनल हियरिंग स्टार्ट होने के बाद 15 दिन के अंदर प्लेंटिफ को विदिन 15 डेज अपने गवाहों की लिस्ट देनी है। और अब गवाही चूँकि हो गई एफिडेविट के माध्यम से, तो चीफ जो होगा एग्जामिनेशन इन चीफ वो दाखिल करेंगे। एफिडेविट पे होगा, एफिडेविट पे होगा ऑर्डर 18 रूल 4 सीपीसी के तहत, और वो विपक्ष आकर के क्रॉस एग्जामिन करेगा। जब प्लेंटिफ का ख़त्म हो जाएगा तब इसके बाद डिफेंडेंट भी यही कार्य करेगा। लेकिन अब जैसे प्लेंटिफ कहा कि एक बार नहीं दाखिल किया, टाइम ले लिया, गवाही बिल्कुल। फिर 2 बार ले लिया, मोर देन 3 एडजर्नमेंट्स कैन नॉट बी ग्रांटेड। बिल्कुल। और अगर इससे लेते हैं तो कोर्ट उसका एडजर्नमेंट एप्लीकेशन खारिज कर देगी और गवाही का अवसर उनके बंद कर देगी। एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, इसके बारे में जरा सा हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी है अपने लीगल अधिकारों का हस्तांतरण। जैसे हम तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए क्या करना होता है? मैं मान लीजिए इस मकान का मालिक हूँ। अच्छा। और इसका हम बैनामा कर सकते हैं, मार्गेज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम किसी परिस्थिति पर से सब नहीं कर पाते हैं, बीमार हैं, रजिस्ट्री दफ्तर तक जा नहीं सकते हैं, या तो मैं इस अधिकार को अपने किसी कित एंड किन, ये कोई मस्त नहीं है, जो मेरा विश्वास पात्र हो। अच्छा। उसको मैं अधिकार अंतरित कर दूंगा और कह दूंगा कि ये जो भी कार्य करेंगे वो हमारा किया हुआ कार्य माना जाएगा, और इनको क्या क्या अधिकार दिया जाएगा लिखा जाएगा कि हमारे संपत्ति का अंतरण जरिए रजिस्टर्ड डीड करेंगे, इसकी जो कीमत मिलेगी परचेजर से इसकी कीमत भी वसूलेंगे, और यह जाकर के इसको रजिस्ट्री दफ्तर में रजिस्ट्री भी मेरे तरफ से कर देंगे, और जो इस तरह से लेगा परचेज करेगा वो उतना ही मालिक माना जाएगा जितना मेरा किया हुआ। तो किस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ये डिक्लेरेशन करना होता है? ये बताता हूँ। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो जो जिले का रजिस्टरिंग अथॉरिटी होता है, जहाँ बैनामा लिखा जाता है, रजिस्ट्रार जो होता है उसके सामने देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी भी 2 होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अच्छा। पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक्ट के लिए अगर आप देते हैं तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरलाइज्ड है कि सब चीज़ उससे रिलेटेड उस प्रॉपर्टी से करें। अच्छा। तो जनरली लोग स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप बोलें, आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर थोड़ा बात करूंगा। जैसे सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें या आध्यात्मिक जीवन की बात करें, जैसे शुरुआती दौर में हम लोग बातचीत किए हैं, कितना जरूरी है व्यक्ति को कि उस परमपिता परमेश्वर में आस्था। देखें, ईश्वरीय शक्ति है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो बिना उनके सहारे के काम चलता नहीं है, लेकिन इसके लिए संस्कार होना चाहिए। आप तो शिक्षक रहे हैं। हाँ। और अगर साहित्य की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी जो साहित्यकार हैं थे, उनकी एक कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि परम विचित्र यंत्र यह जगह है, उसी शक्ति से चलता है। बिल्कुल, परम विचित्र यंत्र यह जगह है, उसी शक्ति से चलता है, मत करना अभिमान मिले जो तुझको कभी सफलता। बहुत सही, एकदम आपने कहा। यद्यपि सब जग का हित चिंतन सबको आवश्यक है, पर प्रत्येक मनुष्य पर पहला देश जाति का हक है।
पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। तो ये जो है निश्चित रूप से कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है बिल्कुल जो संचालित करती है, और ये सबको दिखाई देता है। थोड़ा सा भी आप गौर करिए, कोई प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं ये बिना ईश्वरीय सत्ता के हो ही नहीं सकती है। तो अब इसको भी जो न माने तो वह मैं उसको तो मनुष्य रूप में मानना भी नहीं ठीक है। मैं बचपन से ही रामचरितमानस से हमारी बड़ी रुचि हो गई और आज भी हमको समय अगर मिलता है तो मैं उसी में अपना मन लगाता हूँ। भगवान राम ने अपनी जनता को बुला करके एक बार कहा, कबहु कृपा कर नर तन देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। वह जो ईस देता है वो किसी कारण से प्रेम नहीं करता है। देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना हेतु के जो प्रेम करता है वह ईस देता कभी कभी कृपा करके। समझ गए। और फिर बताते चले गए, अंत में उन्होंने कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। अच्छा, ये गुप्त मत मैं बता रहा हूँ। गुप्त मत रहस्य जो अपने खास होते हैं उनको, कि बिना शंकर के भजन के हमारी भक्ति कोई पा ही नहीं सकता है। मनुष्य बहुत प्रयास करता है लेकिन होता नहीं है। राम कीन्हि चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में संस्कारों का कितना महत्व है। अब संस्कार, लोग कहते हैं, गीता में ही कहा गया है कि संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। एक जन्म से जीव जब दूसरा जन्म लेता है तो वो संस्कार ट्रांसफर हो जाता है। और नया आया उसमें श्लोक है कि प्रकृति भुगते प्रकृति जान गुणान, कारण गुण संगो से सद्योन जन्म से। जो प्रकृति में स्थित पुरुष है जी हाँ, वो प्रकृति के द्वारा त्रिगुणात्मक गुणों का भोक्ता होता है और उन्हीं गुणों के आधार पर उसके अगले योनि का निर्धारण होता है। एकदम, यानी जो आपने कहा ना संस्कार ट्रांसफर हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम, वो खत्म नहीं होता। जहाँ तक आप पहुँचे हैं अगले जन्म में उसके आगे चला जाएगा। भगवान के बारे में जो 4 बातें कही गई हैं, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सुहृद। भगवान के बारे में 4 बातें राधा बाबा कहा करते थे कि हमेशा 4 बात भगवान को याद करो, कि हर जगह है और सर्वशक्तिमान है और सुहृद हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। ये बात 4 भगवान के बारे में हमेशा याद रखनी। और जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो निश्चित रूप से यानी ये लगे कि आपके अगल बगल हमेशा भगवान का पहरा है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंध उर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी ने भगवान को कह दिया, राम को, कि आप मेरे हर स्वामी हैं और दीन बंध तो ही है। और गोस्वामी जी ने लिखा, बिल्कुल, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मान, सो संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। अब देखिए, पहले संपत्ति और संपदा का अंतर समझिए। संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी और संपदा में कितनी प्रॉपर्टियाँ इंक्लूडेड हैं। संपदा मीन्स स्टेट, ESTAT। तो जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात, 10 मातों को चढ़ाने पर जो संपत्ति शंकर जी ने दिया रावण को, सो संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। सकुच के दिए मैं तुमको कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो ये भगवान की कृपा है। मानो शंकर जी भी को, यहाँ गोस्वामी जी ने भगवान राम को शंकर जी से भी बड़े स्टेज पर कर दिया। क्यों कि भगवान राम शंकर को जितना पूजते हैं, शंकर जी भी भगवान राम को पूजता है। रामेश्वर, राम ही ईश्वर हैं जिसके शंकर जी हैं, और राम के शंकर जी भी यही कहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कह दिया कि और एक गुप्त मत, और मम द्रोही शिवदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। बिल्कुल, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। तो आप शंकर जी से वो नहीं, इसीलिए जो शैव हैं,
शंकर जी की पूजा करते हैं, वही सबसे बड़े जो वैष्णव। नए जो युवा लड़के जो इस क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना जी चाहते जी हैं जी जी या भाग्य आजमा रहे हैं, हाँ। उनकी नैराश्यता उनके ऊपर हावी न हो, क्योंकि अक्सर नैराश्यता को लेकर के विधि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है चिंतन होता है कि जो है पता नहीं कब तक मुझे क्या मिलेगा। उन लोगों के लिए तो नए लड़कों को जो है मेरा कुछ संदेश सुझाव दीजिए। यह है कि शुरू से ही वो यह ना सोच के आवें कि हम पैसा कमाने के लिए कचहरी में आए हैं। पहले सोचें कि हम काम सीखें। यद्यपि यह बड़ा कहना बड़ा आसान है, व्यवहार में लाना इसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नया लड़का भी आता है, वो भी शाम को जाता है, दिन में रहता, कुछ उसको चाहिए। तो इसके लिए मैं अब सरकार से सुझाव चाहता हूँ कि शुरू के दिनों में जब सब जगह स्टाइपेंड हो गया है, सरकार दे रही है, तो जो बिगिनर्स हैं जब आते हैं वकालत में, तो उनको कम से कम 5,000 रुपया महीने का लिमिटेड समय के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल, इतना दे। अगर वो यह पाएंगे तो रुचि से कचहरी में आएंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यदुनाथ त्रिपाठी जी ने अपने जीवन वृत्त पर बेहतर तरीके से बात किया, विधि के सिद्धांतों पर बात किया, और सामाजिक जीवन में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी आपने अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। तिवारी जी, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और अमूल्य समय आपने दिया। मैं आपसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत मैं आभारी हूँ कि आप अपना महत्वपूर्ण समय मेरे घर पर आकर के आपने दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको यह ऊर्जा, क्षमता, सब्र है। आप इतने प्रश्नों को पूछा, बिल्कुल, आप जैसे वरिष्ठों का आशीर्वाद मैं कृतज्ञ हूँ आपसे।